speaker has also joined, Shri Arvind Kumar Singh ji. Uh, I would like to today, give you a brief background about the the master classes that are going to happen in the next 3 or 4 classes starting today. Rather, starting from Mr. Anant Vijay's class, there is special focus on how to make use of mass communication sources. And so that day we had a session on journalism. Today we are having a session on documentaries. And again, the next session is on how to make use of the cinema as the source. And then we'll go to the to radio separately in another session. We are also trying to fix up a session on how to make use of archival photographs as a source of study of the period, because your focus is on a particular period, so we need to get into its I would say ecosystem and its ambience as much as we can. अरविंद कुमार सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले उनका जो ये एक प्रोफाइल है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए ये प्रोफाइल मैं पढ़ रहा हूं। श्री अरविंद कुमार सिंह हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं। दैनिक जनसत्ता से पत्रकारिता आरंभ करने वाले श्री अरविंद कुमार सिंह चौथी दुनिया, अमर उजाला और हरिभूमि जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से भी जुड़े रहे हैं। आप भारतीय रेल के सलाहकार संपादक रहे हैं। 2 अगस्त 2011 से राज्यसभा टीवी में संसदीय और कृषि विषयों के प्रभारी रहे हैं। श्री अरविंद कुमार सिंह की पुस्तक भारतीय डाक सदियों का सफरनामा का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा असमिया भाषा में किया है। भारत में जल परिवहन और डाक टिकटों में भारत दर्शन आपकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। श्री अरविंद कुमार सिंह को कृषि पत्रकारिता के शिखर सम्मान चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि पत्रकारिता सम्मान 2014 से सम्मानित किया गया है। साक्षरता पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा पुरस्कार आपके उजले कृतित्व के शाश्वत साक्ष्य हैं। हिंदी के उन्नायक संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली दौलतपुर, जिला रायबरेली में उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के काम में जुटी समर्पित टोली के आप सक्रिय सदस्य हैं। मीडिया अध्यापन के क्षेत्र में भी कई विश्वविद्यालयों से संबंध रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है और कि आज वो हमारे बीच हैं। He has a lot of experience of making documentaries, since he has been associated for a long time with the Raj Sabha TV, and he will be discussing how to make use, how to locate and make use of the documentary sources for national movement. So अरविंद कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं और आधे घंटे का आपका टॉक रहेगा, और फिर जैसा कि हमारी बातचीत हुई है, आधे घंटे के बाद एक सवाल जवाब का सेशन होगा। हमारी पीआरओ हैं स्नेहा जी, वो उसको मॉडरेट करेंगे। अरविंद कुमार सिंह जी। बहुत धन्यवाद कुमार विक्रम जी। मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक मलिक जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के साथ संवाद करने का एक मौका मुझे दिया। और आप सब जानते हैं कि जो पीएम युवा मेंटरशिप का जो ये स्कीम है, वो बहुत ही मैंने आप लोग जिसको मैं कहूँगा कि बहुत भाग्यशाली इस संदर्भ में है कि हम लोगों ने भी लिखा, लेकिन हमें कोई ऐसा गाइड नहीं रहा जिसने हमें समझाया हो। बहुत मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो आप लोगों को कम से कम ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि मैं देख रहा था आनंद विजय से लेकर के बहुत सारे लोगों के साथ संवाद करने का मौका आप लोगों को मिला है। और चूँकि बहुत सीमित समय है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसके बीच में जो कुछ छोटी जानकारियाँ मैं रखता हूँ आप लोगों के साथ साझा करूँ, क्योंकि मेरा जो मुख्य अध्ययन का विषय रहा है वो डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बहुत बनाई हैं, जिनमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो कि इतिहास से ही संबंधित हैं। आप जानते हैं कि जो विजुअल मीडियम है उसमें
सामान्यतः लोगों को किस्से कहानियाँ पसंद आती हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज तो वास्तविकता को दर्शाती हैं। और डॉक्यूमेंट्री कोई भी जो बनती है वो एक खास विषय को केंद्र में रख करके बनती है, और उसमें उन तथ्यों को जुटाने के लिए वैसा ही मेहनत करनी पड़ती है जैसी मेहनत किसी किताब को लिखने के लिए करनी पड़ती। तो आप एक तरह से, आप कभी जब डॉक्यूमेंट्रीज के उसमें जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री जो है किसी किताब से कम नहीं होती है। तो पूरा, क्योंकि उसमें श्रम लगा होता है, उसमें उसी तरह के तथ्यों का संकलन करना होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मैंने टेलीग्राम पर एक स्टोरी बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, टेलीग्राम पर आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो जितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनमें अधिकतम आपने देखा होगा कि 30 मिनट के नीचे की हैं। और मैं जब बातचीत कर रहा हूँ तो आप लोगों को रिफ़र करूँगा कि आप लोग अच्छा होगा कि जो सरकारी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सरकार के लेवल पे बनी हुई जो डॉक्यूमेंट्रीज, जो सरकारी का मतलब है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में जो है, जो फिल्म डिवीजन है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको देखिए। उसको देखने के लिए इसलिए क्योंकि अभी भी जो भारत में जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग हैं उनमें उनके विजुअल्स को यूज करते हैं, क्योंकि वो उसके पहले से एग्जिस्ट करता रहा वो ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप गौर करेंगे उसको, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह को देखेंगे तो हम पाएंगे कि अ, वो काफ़ी उपयोगी हैं। और उपयोगी इस संदर्भ में है कि जब आप फ्रीडम मूवमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट को देखेंगे तो आज और तब में, आज का भारत जो आप लोग देख रहे हैं वो भारत नहीं था। वो पराधीन ही नहीं था, बल्कि उस समय का अगर आप देखेंगे तो सिपाही जो थे, उनके फौज के सिपाही हों, उनका रंग अलग था, उनके उनके उनकी ड्रेस अलग थी। हमारे अपने लोगों का पहनावा बिल्कुल अलग था। और इसके अलावा हमारा समाज अलग था बिल्कुल। ग्राम प्रधान भारत, जिसमें फूस की झोपड़ियाँ हों, कहीं बंगाल का अकाल, आप लोगों ने सबने सुना होगा। ये भारत नहीं था, ये भारत एक बदला हुआ भारत है, और ये दुनिया के बाकी देशों का मुकाबला करता हुआ भारत। तो इस नाते जो है, जब आप एक एक किताब जो है, जो 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 लिख रहे हैं, और जो जिसकी पृष्ठभूमि 1942 होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अ, तब में और अब में भारत में बहुत कुछ बदलाव हो चुका। आपने देखा होगा बहुत सारे, जब आप विजुअल देखेंगे तो देखेंगे कि खादी कितने ज़्यादा लोगों के बीच में जो है पहना जा रहा है। कितने लोग हैं जो टोपी लगाए हुए मिलेंगे। और बहुत सारा जो मतलब परिधान से लेके खान पान, बहुत चीज़ें बदली हैं। गांव की दुनिया बदली है, शहर की दुनिया बदली है, ट्रांसपोर्ट की दुनिया बदली है, कम्युनिकेशन की दुनिया बदली है। कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि जिसके यहाँ लैंडलाइन टेलीफोन होता था वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। हाँ, वायसराय का टेलीफोन अगर कभी देखना हो, आपको एक्चुअली शूट करना हो, तो आपको लाल किले के संग्रहालय में जाना। तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था टेलीग्राम पर, तो मुझे जो अथॉरिटीज़ है उन लोगों ने कहा कि भाई टेलीग्राम 2013 में बंद हुआ, तो अब टेलीग्राम का क्या हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब टेलीग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ तो फ्रीडम मूवमेंट से उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसका कनेक्शन था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1857 की जब क्रांति हुई, उस समय ब्रिटिशर के पास सबसे पावरफुल अगर कोई हथियार था टेक्नोलॉजी में, वो यही था, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम ने अंग्रेजों को उस स्वाधीनता संग्राम में हम लोगों को परास्त करने की सबसे बड़ी ताकत दी। और कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस बात को समझा था, जिनकी बहुत वास्तविक तस्वीरें हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन उनके स्केचेज वगैरह मिलते हैं। जैसे कुंवर सिंह ने इस बात को समझा था, तो उन्होंने बिहार में टेलीग्राम को, तो सब पहला काम ये किया उन्होंने बिहार में कि टेलीग्राम के जो खंभे थे, जो तारें थी, काट दी, ताकि जो है कलकत्ता से और मतलब दिल्ली या लाहौर तक जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाए। अब ये बात तो हम कर रहे हैं आपसे, लेकिन अब मुझे शूट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा उसको अगर उसके तथ्य को जुटाना होगा तो कैसे करूँगा। तो अभी भी फ्रीडम मूवमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, तात्या टोपे हों,
या बड़े बड़े जो उस दौर के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें किसी की ना तो आपके पास तस्वीर है ना विजुअल है, क्योंकि था ही नहीं, व्यवस्था नहीं थी। स्केचेज हैं लोगों के, है ना, स्केचेज बने हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई के भी, इनके सब सामान्यतः है यही। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वो उस दौर में, उसके बाद उस समय के दौर में फोटोग्राफर मैंने फोटोग्राफी आरंभ हुई थी, लेकिन उसके बाद जो अगर आप देखेंगे हम स्वाधीनता संग्राम के बाद के तमाम कालखंड हैं जिनकी आपको तस्वीरें मिल जाती हैं। और फिर जब मतलब आप चंपारण के बाद का अगर आप एपिसोड देखेंगे, उसमें बहुत सारे विजुअल मिल जाते हैं आपको, जिसमें चलते हुए गांधी जी दिखाई पड़ेंगे, आपको सरदार पटेल दिखाई पड़ेंगे, आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट की हमारी जो बड़ी हस्तियां हैं वो सब आपको नजर आ जाएंगी, क्योंकि वो कैमरे से शूट होने लगे थे, ब्लैक एंड वाइट। आपको बहुत सारे ये सारे जो रेयर जो फुटेज है, विजुअल्स है, वो फिल्म डिवीजन के पास है। और फिल्म डिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग चूंकि एक लक्षित काम कर रहे हैं, जो आपको एक सीमित काल के भीतर जो है उन उन चीज़ों को सबमिट करना है। तो इस नाते बेहतर होगा कि जब आप सर्च करने जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्रीज को देखने की कोशिश करिए। तो अभी जब मैं टेलीग्राम वाले संदर्भ में एक केवल चीज़ जोड़ करके आगे बढ़ूंगा, उसमें आया कि टेलीग्राम पर मैंने स्टोरी बनाई, बहुत सारे तथ्य जोड़े। अब मैं किससे बात करूं? तो बट नेचुरल है कि टेलीग्राम तो के बारे में हर आदमी के पास जानकारी है नहीं। तो जो अथॉरिटीज थे, और उसमें हर जगह आपको शूटिंग की परमिशन लेनी है। अब इसके बाद इक्विपमेंट दिखाने हैं कि आखिर जो जब ये शुरू हुआ उस समय टेलीग्राम कैसा था, हाँ, कैसे वो मशीन थी। तो लाल किले का जो संग्रहालय है, फिर मैंने परमिशन लिया, वहाँ जाकर के शूट किया, और वहाँ जाकर के मुझे एक बहुत ही रेयर डॉक्यूमेंट मिला। वो ये था कि जो आप लोगों को पता होगा कि जो 1857 की जब क्रांति मेरठ से शुरू हुई, तो जैसे ही सैनिक मेरठ से दिल्ली के लिए चले, उसके बाद दिल्ली वालों ने यहाँ मेरठ से दिल्ली एक टेलीग्राम किया था। और वो टेलीग्राम इसलिए किया था कि ताकि अंग्रेज अलर्ट हो जाए, ये जो लोग आए, फौजी आ रहे हैं, क्रांतिकारी जो आ रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली पर कब्जा कर लें। लेकिन ये टेलीग्राम जब दिया गया, फ्रेजर जो कि दिल्ली के जो कमिश्नर थे उस समय, मतलब जो यहाँ के प्रशासनिक महकमे को देखते थे, वो रात में टेलीग्राम बगैर पढ़े वो सो गए। और सवेरे जब जगे और जब तक वो टेलीग्राम पढ़ के तैयारी करते, वो उसके बाद जो है सेना पहुंच चुकी थी यहाँ। और उस सेना ने जब दिल्ली का टेलीग्राफ ऑफिस, जो कि कश्मीरी गेट पर है, जब उस पर कब्जा कर लिया, उसके पहले इन लोगों ने एक टेलीग्राम भेज दिया था अम्बाला। और इस नाते अगर आप ये देखेंगे कि जो हरियाणा के आगे का, मतलब हरियाणा के इस तरफ पंजाब के बाद का जो पूरा इलाका है, वहाँ तो जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम बहुत व्यापक रूप में था, जन भागीदारी। यहाँ अंग्रेजों ने उस इलाके को बचा लिया उस टेलीग्राम के बदौलत। तो टेलीग्राम क्या था? वो टेलीग्राम जो है मुझे वहाँ मिला लाल किले के संग्रहालय में। अब आपको टेलीग्राम अगर दिखाना है 1857 में, तो और चीज़ें हम नहीं दिखा पाएंगे। तो उस संग्रहालय में रखा है क्या, तलवारें जो कि उस समय यूज हुई थी, बाकी जो चीज़ें यूज हुई थी, तो हमने परमिशन लेकर के शूट किया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो, तो आप देखते हैं कि कैसे अंग्रेज आधुनिक हथियारों से लड़ रहे थे, और हमारे लोग इस तरह से परंपरागत हथियारों से, तलवार से, तीर से, ट्राइबल एरिया में लोग कैसे 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 उन्होंने भारत भूमि को देश में विदेशी कब्जे से हटाने के लिए किस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये तो वो कालखंड है कि अगर आप 1857 से, और वो मतलब 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में अगर आप, हमारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं, केवल सिवाय इसके कि इतिहासकारों से बातचीत करें जो उस विषय के जानकार हैं। तो अब आपके लिए वो उपयोगी कहाँ है कि अलग अलग कालखंडों में, इसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उनमें से क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, और जूरी के मेंबर आने के नाते बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा भी है। तो हमने समझा है कि बहुत सारे जो अज्ञात सेनानी हैं,
उनके बारे में जब आप काम कर रहे हैं तो कम से कम हो सकता है कि उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री जो आप देख रहे हैं फिल्म डिवीजन की, उसमें उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी न मिलेगी, लेकिन जिनको जो उनके प्रेरणा पुरुष रहे हैं, क्योंकि ये 42 की बात आप करेंगे तो 42 में सारे लोग जेल में थे जितने इंपॉर्टेंट लोग थे। तो जो लोग एक्चुअली लड़ाई लड़ रहे थे वो कोई इतने जाने मचाने चेहरे नहीं थे जिनको आप ये कहेंगे, लेकिन वो किसी से तो प्रेरित थे। कोई गांधी जी से प्रेरित रहा होगा, कोई क्रांतिकारी भूमिगत आंदोलन से कोई प्रेरित रहा होगा, कोई किसी की प्रेरणा हो सकता है सरदार भगत सिंह रहे हों, किसी की लाला लाजपत राय रहे हों, किसी की जो है मतलब इसी जो उस कालखंड के बड़े बड़े जो सेनानी रहे हैं उन लोगों में कोई भी हो सकता है, किसी भी विचारधारा का हो सकता है वो, किसी धारा का हो सकता है, वो सब लोग रहे। लेकिन चूंकि उन सब लोगों ने हमारे आज़ादी के आंदोलन को अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, इस नाते हमारे जो है वो पूर्वज जो है वो बहुत हम लोग उनको सम्मान इसीलिए देते हैं क्योंकि उस दौर में जबकि सोच भी नहीं सकता था, पता नहीं कब आज़ाद होगा ये देश, पता नहीं कितनी उनकी जनरेशन को कितना सहना पड़ा, जेलों में रहना पड़ा। तो आपको वो फिल्म, वो जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो अपनी आंख से इस बात को दिखाती है कि आखिर सड़कों पर कैसे हजारों लोग निकल पड़े हैं, कैसे उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, कैसे उनको अंग्रेजी राज के फौज की परवाह नहीं है, वो किस तरह के लोग थे, कैसा जज्बा था। अब आपको क्या है, जब आप किताब लिख रहे हैं तो आपको तो क्या चाहिए, आप किताब लिखते समय आपके अंदर सेंटिमेंट अगर नहीं होगा, है ना, जो आप किसी किताब को अगर आप संदर्भ के तौर पर लेंगे उससे ज़्यादा कुछ आप जो है यहाँ देख पाएंगे, खास तौर पर उस दौर की परिस्थितियों को समझने के लिए, क्योंकि अपने आँख से देख रहे हैं आप ना, अपने आँख से कुछ विजुअल्स को अगर आप देख रहे हैं जो उस समय का, कि कुछ बच्चे बिहार में जाकर के अंग्रेजी फौज से जूझ रहे हैं, यानी यंगस्टर्स जो है, और उनको अपने जान की परवाह नहीं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। आप अपनी आंख से देख रहे हैं तो आपके भीतर जो शब्द पैदा होंगे आपको तो लिखना है, वो आपके काम आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उनमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आपके काम में आ सकते हैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं उनमें बहुत सारे दस्तावेजों का उपयोग किया गया है, बहुत सारे लेटर्स का उपयोग किया गया है, क्योंकि उसके पहले तो लेटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। गांधी जी के तो बहुत सारे लेटर्स हैं जो अलग अलग मौकों पर उन्होंने गाइड किया, और बहुत सारा लेटर्स जो है बाकी सारे सरदार पटेल की चिट्ठियां आपको मिलेंगी, आपको बहुत सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी मिलेगी, आपको बहुत सारे उस समय के बड़े बड़े लोगों की, सरदार भगत सिंह, इनके बहुत सारे साहित्य हैं आपको मिलेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट पर ये डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, वो स्क्रिप्ट भी आपको काम आएंगी। तो जैसे जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, खासतौर पर जब इसका फिल्म डिवीजन का, तो फिल्म डिवीजन में दो तरह की चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप लोग अगर चाहें तो खरीद भी सकते हैं, और आप जब आप सर्च करके जाएंगे फिल्म डिवीजन में तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है वो तीन जगह आपको मिलेंगे। एक तो आपको फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी जिनमें से बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि 1957 के आसपास बनी। 57 इसलिए संदर्भ इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1957 में 1857 की शताब्दी मनाई गई थी। उस समय उस कालखंड के जानने वाले, समझने वाले बहुत सारे लोग उपलब्ध थे। अगर नहीं भी आंखों से देखा था किसी ने तो उसके फादर ने उसको बताया होगा कि क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि अब तो कई जनरेशन बीत गई, अब तो उसके केवल किताबों पर हम निर्भर है। लेकिन जब 1957 में जो डॉक्यूमेंट्री बनी, जैसे अगर आप देखेंगे फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में, तो आपको जो है सबसे पहले जो है कई ऐसी डॉक्यूमेंट्री उस समय जो बनी है, तो कई कई नायकों पर जो फिल्म जो बनी है, मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। वो 1857 का पहला चरण के नाम से है द बिगिनिंग, वो डॉक्यूमेंट्री आपको जो है फिल्म डिवीजन में मिल जाएगी। एक और उनकी डॉक्यूमेंट्री है गांधी युग, गांधी इरा, चंद्रशेखर आजाद पर एक डॉक्यूमेंट्री है। इसके बाद जो है काला पानी एक तीर्थ स्थल,
तो जो लोग अंडमान के बारे में जानना समझना चाहते हैं उस दौर में, इनमें से कई हैं जो ब्लैक एंड वाइट में हैं। तो आपको पहले की शूटिंग है ये, आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने और दर्शाने के लिए आपके बहुत काम की आएंगी ये। इसके बाद जो है बिरसा मुंडा पर एक डॉक्यूमेंट्री है, अ, बंकिम चंद्र पर है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली जिनको भारत रत्न मिला और जो हमारे पूर्वोत्तर इलाके के बहुत ही महान नायक थे उन पर है। एक अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी पर है। एक और 1857 के नायक थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों के बड़े ही महान नेता रहे, बाबा साहमल, उन पर भी एक डॉक्यूमेंट्री है। आप लोग सब ने नाम सुना है और मुझे लगता है शायद एक आध प्रोजेक्ट भी मतंगनी हजारिका पर है, एक डॉक्यूमेंट्री, वो देखने को मिल जाएगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर है, राव तुला राम जो कि हरियाणा के बहुत ही बड़े नायक थे 1857 के, उन पर आपको मिल जाएगी। एक पूर्ण स्वराज पर है जो आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। और अगर आपको इनसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप लोग ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, कोई चीज़ जानना समझना हो तो publicity@filmsdivision.com, इसमें अगर आप मेल करेंगे तो उनसे भी आपको कुछ सूचनाएं वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। वैसे अगर आप लोगों ने पेन हाथ में लिया हुआ तो एक नंबर भी वहाँ का बताता हूँ मैं। वो नंबर है 022, मुंबई में फिल्म डिवीजन का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है उनका। 022-235-235-222। क्या आप लोगों ने नोट किया, नोट कर लिया? ठीक है। यस सर। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप देखेंगे वो 2014 में बनी है वो डॉक्यूमेंट्री, लेकिन रोल ऑफ दिल्ली इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप देख रहे होंगे कि 1857 में भी दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसके बाद के कालखंडों में दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो वो इसलिए नहीं, आप सब्जेक्ट कोई भी आपने किया हो, कुछ भी लिया होगा, लेकिन आप अगर जैसे मान लीजिए आप बलिया पर ही, बलिया के फ्रीडम मूवमेंट पर लिख रहे हैं, तो बलिया के फ्रीडम मूवमेंट में आप भारत के फ्रीडम मूवमेंट को शुरुआत में बताएंगे ना कम से कम। क्योंकि ये जो आप किताबें लिख रहे हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं कि ये किताबें पूरी दुनिया में जाना है इनको, और हो सकता है अलग अलग भाषाओं में भी जाएगी। किसी भी भाषा में आप लिख रहे हैं तो अलग अलग भाषाओं में जाएगी। तो एक तरह से ये नेशनल बुक ट्रस्ट की रीच बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं एक अपने साथ जुड़ी हुई घटना कि इसके पहले ये मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे रक्षा, वो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे और मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था। तो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारी किताब यहाँ आई है मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलन में। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे अंदाज भी नहीं थी। मैं भारतीय डाक और डाक टिकटों में बात, उन्होंने कहा नहीं, वो डाक टिकटों में भारत दर्शन तुम्हारी किताब। तो वहाँ क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ सेलेक्टेड बुक्स भेजी हुई थी जो इंडिया को सिंबॉलिक करती है, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली किताब है। तो अब डाक टिकटों वाली जो मेरी किताब है वो करीब 250 साल के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, संस्थाएं, आंदोलन, ये सारी चीज़ों को रेखांकित करती है। क्योंकि जो डाक टिकट जारी हुए हैं वो इन सारे थीम पर जारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों पर भी जारी हुए हैं। तो मैं देख के बड़ा खुश हुआ। तो मुझे लगा कि मैं तो आया था किसी और काम से, वो मॉरिशस में मैं देख रहा हूँ कि मेरी किताब है। आप नेशनल बुक ट्रस्ट की जो रीच को पाएंगे, दुनिया भर में मेले हैं, ये है। तो इसलिए आपको कोई रीडर अगर आपका मॉरिशस में पढ़ रहा है तो बलिया के बारे में सीधे नहीं पढ़ेगा, उसको बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन के पहले आपको एलोबरेट करना पड़ेगा। 1942 का आंदोलन है तो क्या था, मुंबई से क्या कहानी शुरू हुई। हाँ, जब सारे नेता जेल में थे तो वो कौन लोग थे जो उसका आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे? वो कौन लोग थे जिनसे डर करके अंग्रेज 5 साल में भाग गया, जो है छोड़ गया, मानसिकता तैयार हो गई 42 में? वो कौन लोग थे जो लड़ रहे थे? क्या वो किसी राजघराने के लोग थे या सामान्य लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, कौन लोग थे? तो आपको उन्हीं लोगों को बताना है। और वो लोग जो कि अज्ञात फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने किस शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी, उस कालखंड के लोगों का, लोग कैसे थे, इसको समझने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे साहित्य मिल जाए, वहाँ कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो एलोबरेट कर रहे हैं, ऐसे हिस्टोरियन मिल जाए जो आपको बाकी किताबों में रिसर्च करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। क्योंकि
डॉक्यूमेंट्री मैं बताऊं आपको, जो मैंने टेलीग्राम पर बनाया उसके लिए मुझे करीब 2 महीने रिसर्च करने पड़े हैं। तो आप ये देख लीजिए कि मैं तो 2 महीने जो रिसर्च करके एक आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें शूट कर रहा हूँ क्या, हाँ, कोई लेटर शूट कर रहा हूँ, हाँ, कोई बिल्डिंग शूट कर रहा हूँ, कोई और चीज़ शूट कर रहा हूँ जो आपको बगैर गए अपने आंखों से देखने को मिल जाएगा। अन्यथा आपको जाना पड़ेगा उन जगहों पर, उनसे मिलना पड़ेगा। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको टाइम लेके आपको मिलना पड़ेगा। तो आप वहाँ उस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं जो है ना। तो इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं ये आपको, क्योंकि आप एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जो कि संचार क्रांति का युग है। और हमारी लड़ाइयाँ जितने में लड़ी गई कोई संचार क्रांति का युग नहीं था। बल्कि जब आज़ादी मिली तो हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाकर के केवल 80,000 टेलीफोन थे। इस नाते आप देख रहे होंगे जो फिल्मों में भी टेलीफोन आते हैं, जो जिनको कहेंगे, वो कुछ कुछ बड़े लोगों के यहाँ टेलीफोन लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, बाकी सामान्य जगह नहीं। अब तो हर जगह है। तो आप कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन का जो स्थिति रही है, सड़कों जो स्थिति रही है, 1857 में किसी भी नदी पर कोई पुल नहीं था। आप अंदाजा लगा लीजिए, आज आपको कोई ऐसी नहर भी नहीं मिलेगी जहाँ पुल ना हो। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि उस दौर में घने जंगल, वाइल्ड लाइफ, उसके बीच में आखिर ये क्या कारण था कि 1857 में एक दिन कोई तय होता है और पूरे देश भर में संदेश पहुंच जाता है। आखिर उस संदेशे को पहुंचाने वाले लोग कौन थे, वो पैदल जो मेल रनर्स कौन थे, वो लोग जो है, उन लोगों ने कैसे संदेशों को पहुंचाया। अंग्रेज के पास तो मान लीजिए टेलीग्राम था, वो सामान्य व्यक्ति तो यूज नहीं कर सकता था। लेकिन ये सारा है, आपको देखना पड़ेगा कि संदेशों की दुनिया क्या थी, संचार की दुनिया क्या थी। जो नाव चलाने वाले मल्लाह थे वो स्वाधीनता आंदोलन को कैसे मदद कर रहे थे। जो बढ़ई और लोहार और जो हमारे हस्तकार थे, वो दस्तकार थे, वो कैसे मदद कर रहे थे। तो आपको उस कालखंड में बैठ करके देखना होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं है। आप तो इलेक्ट्रिक ट्रेन देख रहे हैं, हाँ, भाप के इंजनों से ट्रेन चलती थी। तो आपको बहुत कुछ समझने में ये फिल्में काम आएंगी, क्योंकि आपको भाप के इंजन वाली ट्रेन भी दिखेगी, आपको वो समाज दिखेगा, आपको धोती पहने हुए लोग दिखेंगे, आपको अदरक की साड़ी लपेटे हुए स्वाधीनता आंदोलन को नेतृत्व देती हुई महिलाएं दिखेंगी। हाँ, आपको हर तरह के गरीबी और फूस की झोपड़ी में रह करके भी अंग्रेजों से लड़ रहे लोग दिखाई पड़ेंगे। इस नाते इन फिल्मों का हो सकता है कि आपके संबंधित विषय का तात्कालिक महत्व हो सकता है तत्काल न समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको ये ताकत देंगे और ये आपको आपके शब्दों को मजबूत बनाने में, और आपकी जो ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि क्या है कि आपको दो लाभ मिल रहे हैं। पहली चीज कि हो सकता है आप लोग अलग अलग फील्ड से आकर के कहीं कोई कुछ बन जाता, लेकिन आपको अपने जीवन में अमरत्व का एक मौका मिला है, क्योंकि लेखक केवल पैदा होता है जो है। प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि जो उन्होंने साहित्यकार के संदर्भ में लिखा, लेकिन साहित्यकार हो या लेखक हो, इसकी किताब आ जाए वो लेखक है ना। तो उसको मौका, तो वो जो वो केवल पैदा होता, वो मरता नहीं है। तो आपने जो एक रचना दे दी, वो एक अमर रचना होगी जो आगे के पता नहीं कितने सालों तक, कितने कालखंडों तक वो जिंदा रहेगी जो है। बाकी और चीजें डॉक्यूमेंट्री भी रहेगी, ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी अब देखिए ऐसे ऐसे मोड आ गए हैं, जैसे यूट्यूब पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें। तो ये जो फिल्में हैं, इनमें से कुछ फिल्मों के नाम मैं और बता रहा हूँ जिनको आप देख सकते हैं। अच्छी फिल्में हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और इनमें अगर आप देखेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, तो आपके सबके काम की कुछ चीज मिलेगी। एक भारत छोड़ो आंदोलन पर 20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है, जो कि 1985 में बनाई गई थी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ होगा, क्योंकि आप देखिए हमारे आज़ादी का जो आंदोलन है, जो चला है, तो उसमें उसके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार दोनों आता है, और दोनों इशू भी बनता है, मुद्दा भी बनता है। फिर इसके बाद कुछ किसानों के आंदोलन आते हैं, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन में किया, सरदार पटेल साहब बारजोली के किसान आंदोलन से जुड़े रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू
अवध के किसान आंदोलन से जुड़े रहे, और ऐसे बहुत सारे हमारे नायक अलग अलग इलाकों में किसानों के आंदोलन से जुड़े रहे। तो ये बात आता है। तो इस फिल्म को अगर आप देखेंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो फिल्म है, इस मोहन जी ने बनाई है, ये इसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के जो क्रिप्स मिशन तक के आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल दिखाई पड़ेंगे कि आपको लगेगा कि आप अपनी आंखों से ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो है एक फिल्म जो कि 16 मिनट की, 18 मिनट की है, जलियांवाला बाग पर। क्योंकि आप सब जानते हैं जलियांवाला बाग एक ऐसा आंदोलन का, एक ऐसा स्वाधीनता आंदोलन का ऐसा बड़ा पड़ाव है, इतनी बड़ी सेक्रीफाइस है कि जिस पर तमाम लोकगीत बने हैं अलग अलग भाषाओं में। हाँ, आपको भोजपुरी में मिलेगा, आपको अवधी में मिलेगा, आपको हो सकता है मैथिली में मिल जाए, आपको हो सकता है कि असमिया में मिल जाए। जलियांवाला बाग ऐसा है जिसको देश के हर आदमी को उसने प्रभावित किया। जलियांवाला बाग पर प्रेम प्रकाश जी की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि 1970 की है। इसके बाद एक और हीरो ऑफ जलियांवाला बाग, ये सैफुद्दीन कचलू, जो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो कि उस जलियांवाला बाग कांड के हीरो रहे। ये लीगल बैकग्राउंड के आदमी थे और बड़े नायक रहे। उनकी उन पर एक 27 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि अगर आप लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये आपके लिए काफ़ी, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इनमें इसके अलावा कुछ बायोपिक है जो कि आपके काम में आएंगी जो है। क्योंकि कोई भी होंगे, अगर बलिया में चिट्टू पांडे हैं या बार बार बलिया का जिक्र आ रहा, आप ऐसा मत करिएगा कि मैं फेवर कर रहा हूँ बलिया का, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर बता रहा हूँ कि ये सब जो भी हुए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बात कर लीजिए आप, बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करिए, वहाँ से लेकर के हमारे ट्राइबल एरिया के जो नायक रहे, उनमें उनके कोई न कोई नायक रहे होंगे, चाहे उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस नायक हों, चाहे उनके गांधी जी नायक हों, चाहे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ रहे थे, बाबा साहब उनके नायक हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नायक हों, सावित्रीबाई फुले उनके नायक हो सकते हैं जो है। तो ये सारे लोग जो है जो नायक, तो रानी लक्ष्मीबाई भी उनकी नायक, उनको उनकी नायिका हो सकती हैं। ये सारे लोगों पर जो बायोपिक है, कुछ ऐसे हैं जो फिल्म डिवीजन ने बहुत अच्छे बनाए हैं। छोटे छोटे हैं, ज़्यादातर छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें यथासंभव, जहाँ तक संभव हुआ, बहुत अच्छे दस्तावेज हैं जो कि आप लोगों को कोई किताब पढ़ने से ज़्यादा काम में आएंगे। किताब को और संदर्भ तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन कोशिश ये करिए कि जब भी थोड़ा मौका मिले तो आप सर्च करिए और जाइए देखिए। उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि लाला लाजपत राय पर है। एक 1957 में 22 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो कि ब्लैक एंड वाइट है। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर थी, जो उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर बनाई गई थी, और उसी साल डाक टिकट भी जारी हुआ था उन पर। एक 1970 की भगत सिंह पर डॉक्यूमेंट्री है जो कि केवल 20 मिनट की है, और ये प्रेम प्रकाश ने इसको बनाया है। और एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो सुरेंद्र साहनी की, ये 2005 में बनी है, और ये महामृत्युंजय भगत सिंह। तो आप इसको देखेंगे तो काफ़ी काम आएगा। और 1991 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर, क्योंकि देखिए जब आप स्वाधीनता के आंदोलन को देखते हैं तो दो बातों को भी ध्यान में रखना होगा कि ये लोग केवल अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, ये हमारे अंदर व्याप्त कुरीतियाँ, हमारे अंदर जो है अशिक्षा, हमारे अंदर जो अनटचेबिलिटी की भावना थी, कोई मंदिर में नहीं जाएगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई कोई जो है पर्दे में रहेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लड़ाई तो राजा राम मोहन राय से ही लड़ी जा रही थी, लेकिन इन सारी विसंगतियों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, गांधी जी से लेकर के और बाबा साहेब अम्बेडकर तक इन चीजों के लिए लड़ रहे थे। तो ये कैसे लड़ रहे थे, ये चीजें आप, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो डॉक्यूमेंट्री है ये 74 मिनट की है, 74 मिनट की। तो आप देखेंगे क्योंकि बाबा साहब ने तो लीगल बैटल भी बहुत सारा लड़ा और संविधान को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वो जो चीजें थी, आप जब देखेंगे संविधान बनाते समय ये जो सेनानी थे, इनके वो अनुभव कैसे काम आए अंग्रेजी राज के,
ये सेकेंडरी चीज है, ये आप लोगों के आगे के जीवन में ये काम आएगा। लेकिन एक और डॉक्यूमेंट्री है चंद्रशेखर आजाद पर, मतलब बायोपिक है ये सब जो मैं बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद की 18 मिनट की है, ये 1983 में बनी थी। ये भी काफी काम की है। महारानी लक्ष्मीबाई पर एक 52 मिनट 52 मिनट की एक है, जो कि अंग्रेजी में है, ये अशोक कुमार जी की बनाई हुई। और नेताजी पर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आप देखेंगे उनकी रेजिमेंट कैसे काम कर रही थी, उनमें जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है उसमें कैसे जो है हमारी जो बहादुर बहनें वो कैसे लड़ रही थी। ये सारी चीजें आपको अपने आंखों से नजर आएगा कि कैसे। उसकी बहुत अच्छी शूटिंग है, ब्लैक एंड व्हाइट है। उसके अलावा मतलब गांधी जी पर तो बहुत सारी चीजें, बहुत गांधी जी पर बहुत मिलेगा। राजा राम मोहन राय पर भी एक है। और ये कुछ चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये बताते बताते मुझे मतलब एक चीज याद आती कि आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी या नहीं होगी कि गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में, मतलब जो पूरा स्वाधीनता आंदोलन की जितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखेंगे ना, उसमें शायद ही कोई ऐसी हो जो 1917 के बाद जो बनी है जिसमें गांधी जी ना हो, है ना। जो अलग धाराओं की भी जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसमें गांधी जी हैं, ठीक है। और फिल्म, हमारे फिल्मकारों के लिए भी गांधी या गांधीवाद वो कहीं ना कहीं प्रेरक रहा। लेकिन गांधी जी ने खुद पूरी जिंदगी में केवल एक फिल्म देखी। आप लोगों को पता है ये बात? केवल एक फिल्म देखी, और वो फिल्म भी तब देखी जब उनकी उम्र 74 साल की हो गई थी। और उस फिल्म का नाम था राम राज्य, ठीक है ना। तो ये जो फिल्म थी, मतलब राम राज्य, ये विजय भट्ट के द्वारा निर्देशित थी। मैंने तो नहीं इस फिल्म को देखा है, बहुत बात भी बहुत पहले की है। तो ये सारी चीजें जो है हैं। और इसमें मुझे केवल ये कहना है कि जब क्योंकि आप लोग सब इतिहास लेखन से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। कोई एक गलत तथ्य वो लाखों लोगों को दिग्भ्रमित करता है। इस नाते आप लोगों को तथ्यों की पड़ताल के लिए, अब जैसे आप 1957 का मिल रही है आप लोगों को ना? आवाज क्लियर है? जी जी, क्लियर है, बताइए बताए। हाँ जी। आवाज क्लियर है। हेलो। आवाज क्लियर है अरविंद जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये है कि जो तथ्य हैं उनको जुटाने के साथ अगर ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही है, मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया और हम कुछ ज्यादा बोल गए है ना। नहीं ठीक तो है, अब हम सवाल जवाब अब नहीं कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल चाहेंगे। हमको तो लग रहा है, क्योंकि मैं बोलना तो मुझे आता नहीं, मैं लिखने वाला आदमी हूँ। लेकिन कभी कभी नहीं नहीं नहीं, बोलते समय आप प्लीज प्लीज। टोका ना जाए तो मर्जी में ज्यादा बोल जाता हूँ। मैं समअप कर देता हूँ इसको जी कि मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ यूट्यूब लिंक्स जिसमें अपना भी मेरा कुछ जो हिस्ट्री की जो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है। क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले के तौर पर जब मैं जाता हूँ कहीं, तो हमारी एक पूरी टीम होती है और आपको खुद रिसर्च करना होता है। जो पूरी टीम है उसमें कोई रिसर्च कर रहा है, कोई संबंधित चीज़ों को शूट कर रहा है। क्योंकि आप मोटे तौर पर मानिए कि अगर मैं कोई आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तो मुझे कैमरे से पूरे 8 घंटे का शूट चाहिए, अच्छी अगर बनानी है। तो आप सोच लीजिए कितनी चीज़ें छोड़नी होती होंगी। बहुत सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करना, उसको जुटा के रखना, और बहुत सारी चीज़ों को इसलिए भी जुटा के रखना कि कल को मान लीजिए कोई मुकदमा कर दे, कोई और चीज़ हो जाए। तो इसलिए जो है ये जो इतिहास लेखन है, इसमें आप लोगों को बहुत ही, क्योंकि आपको तो गाइड करने वाले लोग भी हैं, तो उस तरह की बाधाएं नहीं आएंगी। लेकिन तथ्यों का संकलन जब आप लोग कर रहे हैं, अभी मेरा एक सुझाव केवल है, जो आगे आकर के आप लोग डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं इसका, कि और एनबीटी से आप लोग बात भी कर सकते हैं इन मामलों। मुझे लगता है कि संपादक जी को भी इस मामले में कोई है कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैमरे हैं, आप उन लोगों की बातचीत को शूट करिए, करते भी होंगे। और फिर उनके घर को भी शूट कर लीजिए, उनकी जगहों को शूट करिए। और उन लोगों ने जो चिट्ठियां वगैरह या कुछ और प्रमाण अगर आपको मिलते हैं, तो उसको भी शूट कर लीजिए।
ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी किताब के बाद आपकी किताब के प्रचार में ये काम आएगी। आपकी किताब जो भी आप बनाएंगे, जो भी लिख रहे होंगे, और साथ साथ जब आप आपस में आ रहे हैं तो आप किसी इलाके को इंगित करने के लिए जरूरी है कि अगर कोई घंटा घर है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नदी है जो उस जिले की पहचान को दिखाती है, उस इलाके के कोई जंगल हो, तो आप कोशिश करिए ये चीजें भी शूट कर लीजिए, क्योंकि जब आप विजुअली दिखाते हैं किसी इलाके को, आप रेलवे स्टेशन पर है तो आपका उस जिले का नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसको शूट कर लीजिए, कुछ चेहरों को शूट कर लीजिए, ये सब शूट कर लीजिए। तो बस ये कह के मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूँ कि ये बहुत ही उपयोगी स्रोत बन सकते हैं, आपके काम के बन सकते हैं, और आपकी किताब की प्रोजेक्ट को काफी दमदार बना सकते हैं। इसकी स्क्रिप्ट आपको मदद कर सकती है, और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि ये एक ऐसे महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़े हैं जिसको हम सब लोग पढ़ना चाहेंगे, और आगे चल करके तमाम अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देगी, नौजवानों को प्रेरणा देगी, और आपको भी जिंदगी में आगे चल करके बहुत कुछ करने की प्रेरणा देगी। बहुत आभार, और आप सबका आभार। मैंने बहुत ज्यादा समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, नहीं नहीं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनको एक रोड मैप दिया है जिसकी आवश्यकता थी। मैं एक बात अरविंद जी के बारे में बताना भूल गया कि वो हमारे जो हिंदी लेखक जो हमारे हैं उनके एक मेंटर भी हैं, और उनका हम इस पीएम युवा स्कीम में हमेशा सहयोग मिलता रहा है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब मैं स्नेहा जी से कहूंगा कि कृपया इस क्वेश्चन आंसर सेशन को मॉडरेट कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है स्नेहा जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैनात आरिफ। She is asking, in the telegraphs you mentioned used for sedition against the British. Did the revolutionary use any code words to communicate? If so, how can we find out more about them and their meaning? तो क्या कोई कोड वर्ड्स यूज करते थे? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि देखिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सामान्यतया वो, क्योंकि अंग्रेज पकड़ लेते थे, हमारे पास टेलीग्राम की सुविधा नहीं थी उस समय, जो है जो टेलीग्राम था वो केवल गवर्नमेंट के यूज के लिए था। तो इस नाते फ्रीडम फाइटर में, जैसे दिल्ली में, उनको उनको टेलीग्राम तो ऑपरेट करना आता नहीं था। दिल्ली का जो सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस है, आज मैंने कश्मीरी गेट में कभी जाइए, तो अब तो खैर वो बंद कर दिया गया, लेकिन बिल्डिंग है पुराने पोस्ट ऑफिस की। वहाँ जब वहाँ का एक घटना आती है कि जब फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने कब्जा किया उसको, तो उस समय उधर से जो है कुछ पूछा जा रहा था, तो इनको कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि टेलीग्राफ को ऑपरेट करना बहुत ही टफ जॉब था। वो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक मैन पावर की जरूरत थी, आपको पता है, क्योंकि मोर्स कोड जो है वो यूज होता था उसके लिए। तो अब इनमें से किसी को कुछ नहीं आता था, इन्होंने राइफल के कुन्नों से उस टेलीग्राफ की मशीन को तोड़ दिया। जो है हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन के लिए जो मोड यूज होता था, जो फ्रीडम फाइटर्स करते थे, वो जो है चिट्ठियों से करते थे। और चिट्ठियां भी उन लोगों ने क्या किया हुआ था कि जो मेल रनर्स थे वो इतने दुर्गम और जटिल इलाकों से जाते थे कि सामान्यतया अंग्रेज जो है पकड़ नहीं पाते थे। कहीं उन्होंने जो है मल्लाहों को यूज किया, नाव चलाने वालों को, कहीं उन्होंने ट्राइबल्स को भी यूज किया। तो ये कुल मिलाकर के है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ, जो पहला आज़ादी का आंदोलन, उसमें बहुत सारे कोड वर्ड कहेंगे या प्रतीक चिन्हों का उपयोग हुआ है। जी जी। जी जी। दो सवाल कैनात ने और पूछे हैं, उसको बाद में ले लेते हैं। पहले आगे मोनिका जी राणा ने पूछा है, सर फिल्म जी डिवीजन की जो डॉक्यूमेंट्रीज आपने सुझाई दी है, सुझाया जी है, ये क्या जी। ऑनलाइन अथवा इंटरनेट आर्काइव्स में उपलब्ध होंगी? हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी मेल दिया है, तो मैं बाद में जो है संपादक जी को कुछ जानकारियां और दे दूंगा, कुछ नंबर्स वगैरह। जी जी। और अगर आपके लेवल पर वो चला जाएगा उनको, हाँ, हम तो हो शेयर कर सकता देंगे। है कि वो कुछ जो है वो मदद कर देंगे, वो लोग जो है, क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री की वो है, और ये क्योंकि इतनी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, उसमें वो हेल्प करेंगे। आप तो चाहेंगे ऐसा करिए कि देखिए बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिनकी है जो 15 अगस्त को
नेताजी का बर्थडे जब आता है तब, कभी बाबा साहब का बर्थडे आया, तो इन मौक़ों पर ये ऑनलाइन इसको जो है दिखाते हैं। तो अगर आप इनके जो है आर्काइव में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो है फिल्म डिवीजन, और देखिए ऐसा है डॉक्यूमेंट्रीज में मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बीबीसी की भी डॉक्यूमेंट्रीज है, बीबीसी की भी डॉक्यूमेंट्रीज है। मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ों क्यों, देखिए जब बीबीसी के जो बनाने वाले जो लोग हैं ना, बेसिकली ब्रिटिशर्स हैं, और उनको भारत को दिखाने का नजरिया अलग रहा, लेकिन इसके बावजूद एक मैं डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। देखें केवल समझने के लिए, लेकिन अगर आपको एथेंटिक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आप जो है अपना फील्ड डिवीजन को यूज करें। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, माइकल वुड की डॉक्यूमेंट्री एक है, द स्टोरी ऑफ इंडिया। तो 6 एपिसोड हैं। इनको थोड़ा सा आप जब देखेंगे तो भारत के इतिहास को उनके नजरिए से समझने में, कि यानी दुनिया हमें किस नजरिए से देखती है, उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि हम तो अपने हिसाब से, अपने वो किस हिसाब से देखते हैं, उसमें भी भगत सिंह पर एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में बाहर के बहुत सारे लोग उनके शिष्य थे, उनके आभा मंडल से वो भी प्रभावित ही थे। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं बाहर के, जिन लोगों ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रति वही भाव रखा जो हम लोग रखते थे, जो हमारे पुरखे जो लोग रखते थे जी। एक क्वेश्चन तेजस का है, ही इज आस्किंग देयर वाज पर्टिकुलर जॉनर्स ऑफ म्यूजिक indigenous to particular tribes in different parts of India. How is it effectively captured in documentaries, sir? So, देखिए जो yes. जब डॉक्यूमेंट्री, क्या कुछ कह रहे हैं? और नहीं सब बताया जाए। देखिए जब हम इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को बनाते हैं, तो खासतौर पर जब म्यूजिक का जो बात आती है, तो आपको पता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनमें जब हम आपको उस कालखंड को दिखा रहे हैं, तो जो म्यूजिक की बात है, तो वो म्यूजिक जो है, हमारा कोशिश ये होता है कि लोक जो जैसे लोकगीत हैं, आप पाएंगे कि लोकगीतों में रानी झांसी विद्यमान है, लोकगीतों में कुंवर सिंह के भी बहुत सारे लोकगीत मिल जाएंगे, भगवान बिरसा पर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जिनके बारे में। और लोकगीत ही नहीं, आपको लोक संगीत भी आपको मिलेगा। तो कोशिश ये होता है कि आप जिस कालखंड को दिखा रहे हैं, तो उनमें, और अभी क्या है कि जैसे हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और आप उसके लिए एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, यूट्यूब पर आता है कि आप अगर कोई म्यूजिक यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए, तो अगर एक सर्टेन उसमें कुछ सेकंड है, अगर आपने उससे ज़्यादा यूज किया तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो इस नाते उसको उसको यूज करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बहुत छोटा सा हिस्सा उसका यूज कर सकते हैं। तो ये है मेरा ये कहना है जी। This is question from Anzar Akil. Sir, can I give reference of historical based novel in my research? What will be the authenticity of these references? देखिए जो मतलब ऐतिहासिक जो उपन्यास हैं, उनमें जो लोग हैं, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर मौका लगे तो महाश्वेता देवी का उपन्यास, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है, शायद मेरे हिसाब से झांसी की रानी, तो या राजकमल ने छापा है, मैं ठीक से मैं देख करके मैं बाद में कम्युनिकेट करूंगा। तो मैंने उसको पढ़ा है, और पढ़ते समय उसमें जो उसकी भूमिका है, उसमें महाश्वेता देवी बहुत यंग थी जब उन्होंने लिखा, तो वो उन सारी जगहों पर गई जहाँ जहाँ रानी झांसी जो है रही होंगी। तो आप ये समझ लीजिए, ये ऐतिहासिक जो उपन्यास हैं, अगर आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्री तो बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको तो उस दौर के समाज को दिखाना है। समाज को दिखाने के लिए जरूरी है कि आपको उस समाज को समझना। तो ये बिल्कुल आपको ये जो कुछ आपको अगर देखना है, तो बहुत सारे हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी के कई बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनको आप देख सकते हैं उस दौर के। उस कालखंड के बहुत सारे हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में। और उसके अलावा जब अगर आप लिख रहे हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन है कहीं सर,
ये जी। कीर्ति गंगाधर पूछ रहे हैं, सर भारतीय डाक के विषय पे किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इस विषय को कैसे चुना? अच्छा, ये जो है, इसमें लंबी कहानी, लेकिन संक्षेप में ये कहूँगा कि ये प्रेरणा जो है मुझे एक पोस्टमैन से मिली। और वो पोस्टमैन जब मेरे हॉस्टल आता था तो कई बार ऐसा होता था कि हमारे मनी ऑर्डर के आने में डिले होता था। और वो उस दौर में, मतलब ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि 1982-83 में, वो जब उसको समझ में आ जाता था कि मुझे पैसे की तंगी है, तो वो अपने पास से 40-50 रुपए मुझे दे के जाता था। तो मुझे लगा कि ये समाज में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी संस्था है, ऐसे व्यक्ति हैं। तो मैं धीरे धीरे उनसे जुड़ा, उनकी संस्थाओं से जुड़ा। तो मैं चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, और फिर मेरे हॉस्टल से ज़्यादातर लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से यहाँ सब निकलते गए। और उनमें से मैं जब बताऊँ तो जब पोस्ट ऑफिस जाता था, तो मैं जिस पोस्ट ऑफिस में जाता था वो बड़ा ऐतिहासिक डाकघर था, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू का भी अकाउंट था। और वहाँ से लेके कई ऐसे बड़े बड़े लोगों के अकाउंट थे, और मैंने देखे अपने आंखों से उनके पुराने आर्काइव वगैरह, और जिसमें वो बताते थे कि इनके। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि जब मैं लिखने लगा और मैं जनसत्ता का करस्पॉन्डेंट बना, तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आप डाक के इतिहास पर लिखें। तो मैंने कहा मैं तो अभी लिखना शुरू किया हूँ, मैं इतिहास कैसे लिख सकता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी। तो मैंने कहा कि मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो उस समय एक हमारे उस दौर में प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद एक बड़े हिस्टोरियन थे। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि इतिहास को लिखने वाला जो है, बोला इतिहासकार और इतिहास का जानकार ये दोनों अलग अलग विषय हैं। तुम चाहो तो काम अभी से शुरू कर सकते हो, समय लगेगा इसमें। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे प्रेरणा दी। और आप ये समझ लीजिए कि 1983 से जो अभियान मैंने शुरू किया था, वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने जाकर के जो है 2004-5 में उसको पूरा किया। और जब भारतीय डाक के 150 साल मनाए जा रहे थे, मेरी किताब छपी। और मुझे बड़ी खुशी, मुझे कतई अंदाज नहीं था कि इतनी भाषाओं में छपेगी, और महाश्वेता जी ऐसी बड़ी लेखिका उसके बारे में लिखेंगी, उस किताब के बारे में। तो निश्चित तौर पर ये सारा क्रेडिट नेशनल बुक ट्रस्ट को जाता है। जी। जी, अगला प्रश्न है अनूप कृशवान का। वो पूछते हैं, नमस्ते महोदय, क्या हमें डॉक्यूमेंट्री से लिए गए स्रोतों को संदर्भ सूची में शामिल करना होगा? हाँ, बिल्कुल। आप उसमें लिख सकते हैं कि फला डॉक्यूमेंट्री से। और नहीं तो उसमें जो है ना, जैसे कोई बाइट आप यूज कर रहे हैं, हाँ, कोई बोल रहा है, कोई पुराना एक आदमी जो आज नहीं है, आपने उनकी पूरी बातचीत को सुना और वर्बेटम उसको कोट किया, और कोट करके नीचे सोर्स दे दिया आपने कि ये फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री भगत सिंह से साभार, है ना, ये आपने कर दिया उसमें। या केवल रेफरेंस भी दे दिया आपने, लिखते समय ही लिख दिया कि फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में ये स्वतंत्रता सेनानी मनमथ नाथ गुप्ता जी ने ये बात कही थी। आप इसको कोट कर सकते हैं। तो फिर आपको कहीं उसको अलग से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है उस तरह का। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जगह कॉपीराइट का इशू आ सकता है, बाकी और चीजें आ सकती हैं, फिर डिवीजन में नहीं आएगा। क्योंकि आप जिस एक प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी जिसको आप ये कहिए कि कोई पैसा कमाने के जरिए के बजाय वो उसका एक सामाजिक कार्य है, सोशल कार्य है, जिसके नाते ये एक अभियान है ये, जिसके साथ आप जुड़े हैं। जी। जी। जी, अब जी गुरुवार जी। जी, जी, प्रश्न सारे पूरे हो चुके हैं और इस सेशन को समाप्त करने का समय हुआ जाता है। अरविंद कुमार सिंह जी के हम बहुत-बहुत आभारी हैं। हमारे निदेशक महोदय पूरे समय इस लेक्चर को उन्होंने सुना भी है और उन्होंने मैसेज भी भेजा है कि उन्हें ये बहुत ही पसंद आया, ये लेक्चर। और अभी वो कहीं बिज़ी हैं, इसलिए हम अभी अपनी बात यहाँ नहीं रख पा रहे हैं। और मैं फिर से अपने लेखक और हमारे स्पीकर और हमारे मेंटर युवा स्कीम के श्री अरविंद कुमार सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने सारे पार्टिसिपेंट से इतनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, क्योंकि एक नया आयाम उनके लेखनी को इससे मिलेगा। और सिर्फ किताबों से ही नहीं और आर्काइवल मटेरियल से ही नहीं, और भी जो पूरे जो मास कम्युनिकेशन के जो अदर सोर्सेज हैं, उनको वो कैसे उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।